देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 21 करोड़ से ज़्यादा बाल मजदूर हैं, जबकि अकेले भारत में ये आंकड़ा 1.25 करोड़ से ज़्यादा है। दरअसल 1989 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को ख़त्म करने के उपाय के रूप में गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने गरीबी को मजदूरी के मुख्य कारण के रूप में देखा और ये सुझाव दिया कि ख़तरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं उन क्षेत्रों के कार्य के स्तर में सुधार किया जाए जहां समिति द्वारा बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वहीं इसी आधार पर 1986 में बाल मजदूरी प्रतिबंधित विनियमन अधिनियम अस्तित्व में आया। हालांकि साल 2000 से लेकर अब तक दुनिया भर में बाल मजदूरों की संख्या में 1/3 की कमी आई है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी करीब 50 लाख बच्चे बंधुआ मजदूरी और ग़ुलामों जैसी हालत से जूझ रहे हैं, जो दुनिया के कुल ग़ुलामों की संख्या का 1/4 है। और भारत में जिस दर से बाल श्रम का उन्मूलन हो रहा है, उससे इस अभिशाप के ख़त्म होने में कम से कम 100 बरस लगेंगे। यही विषय आज हमारी चर्चा का। इसमें मेरे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इस देश में बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए जिहाद करने वाले स्वामी अग्निवेश हमारे साथ हैं। श्रम मंत्रालय में उप महानिदेशक रहे डॉक्टर हरचरण सिंह हमारे साथ हैं। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था क्राई की निदेशक कोमल गनोत्रा और वरिष्ठ पत्रकार अनु आनंद भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्वामी जी, मैं आपसे शुरुआत करूँगा कि हमने 80 के दशक में जब आपने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाया था, उस वक्त से हम ये सुन रहे हैं कि आप मज़दूरों की मज़दूरों की मुक्ति के लिए और बच्चों की मुक्ति के लिए आंदोलन चलाते रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन ने ये दिवस मनाने का फैसला किया है। इस वक्त जो भारत में बाल मज़दूरों की स्थिति है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कुर्बान अली जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दूसरे NGOs भी जब बाल मजदूर अलग से इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बहुत गहरी आपत्ति होती है। 1976 में हमारी पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, बंधुआ मजदूर मुक्ति अधिनियम जी, और उसमें कोई उन्होंने आयु सीमा नहीं रखी है कि छोटी उम्र के बंधुआ मजदूर नहीं हो सकते और बड़ी मजदूर के ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस कानून के हिसाब से जिसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है वो फोर्स लेबर माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग पहली बार गए और हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस PN भगवती का है जी, उसमें उन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि कोई कर्ज के लेन देन की ज़रूरत नहीं है। बंधुआ मजदूर का पता लगाने के लिए सीधे सीधे ये देखो कि वो न्यूनतम मजदूरी से कम में काम कर रहा है या नहीं, और उसी को फोर्स लेबर को उन्होंने बॉन्डेड लेबर घोषित किया अपने हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट में। अब यदि उस परिभाषा को लागू करें हमारे देश के कम से कम 5 करोड़ से अधिक ऐसे बाल मजदूरों पर, तो वो सब के सब बंधुआ मजदूर कहलाएंगे। उनको बाल मजदूर कहना मैं समझता हूँ उनके साथ अन्याय है। और हमारे देश के जो कानून हैं, हमारे देश के संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी ताकत से लड़वाया था, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एवरी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, आर्टिकल 23, उनकी भावना के साथ भी अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि हमें ये सारी बहस को बाल मजदूरी शब्द से हटा करके बाल दास्ता, चाइल्ड स्लेवरी की तरफ ले जानी चाहिए। और कम से कम 5 करोड़ बच्चे जो स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से वो सारे के सारे विक्टिम्स हैं चाइल्ड स्लेवरी के। ये आज हमारी बहस का मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि क्यों भारत में बच्चे गुलामी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। कोमल गनोत्रा साहिबा, आप की संस्था क्राई काफ़ी सक्रिय है इस बाल मजदूरी के निवारण के लिए, और आप ही की संस्था की तरफ से एक बयान आया है कि जिस दर से यानी 2.2% से बाल मजदूरी भारत में घट रही है, उस हिसाब से 100 बरस लगेंगे इस अभिशाप को, इस बीमारी को ख़त्म होने में। आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो है कि कानून कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कानून एक ज़रिया है चेंज को लाने का। तो हमारे यहाँ जो कानून जो बना है वो इनसफिशिएंट है, और कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही कंप्लीट नहीं है। जैसे फिगर्स शो बताते हैं कि 10,000 कुल पूरे 2013 में कुल 10,000 वायलेशंस चाइल्ड लेबर की सरकार को मिली,
जिनमें से उन्होंने 4000 जो है केसेस दायर किए और सिर्फ 1000 लोग पनिश हुए पूरे 2014 में, पूरे 2013 एक साल में। तो पहला मुद्दा है कि जब तक आप कानून को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा समाज कहीं ना कहीं हम टॉलरेट कर रहे हैं। बच्चे काम कर रहे हैं ये कह के कि गरीबी है इसीलिए बच्चे को काम करना पड़ता है और हम इसीलिए हम काम करने दें। इस साल जो सेंसस रिलीज हुआ 2011 में, वो ये बताता है कि शहरों में 53% बढ़ोतरी हो रही है चाइल्ड लेबर की। इसका मतलब हम पढ़े लिखे या लोग जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो भी कहीं ना कहीं चीप लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं। जब तक समाज इनटॉलरेंट नहीं होगा, जब तक समाज ये नहीं कहेगा मिलके कि नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे को नहीं लगता सिर्फ कानून से हम सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षरंजन जी, आप श्रम मंत्रालय में उप महानिदेशक रहे, अभी आपने स्वामी जी को सुना, कोमल जी भी जो बात कह रही थी कि कानून सफिशेंट नहीं है, और फिर जो सरकार का रवैया है जो सेंसिटिव होना चाहिए जितना, उतना नज़र नहीं आता। और आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि क्या इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत है? नहीं, कानून तो होना चाहिए जी, ये तो बात है। मुझे एक बात कहनी है चाइल्ड लेबर के लिए जी, क्योंकि मैंने ILO में भी देखा है, डेवलप्ड नेशंस में भी देखा है। तो वहाँ पर क्या है, 5 से 18 साल का अगर एम्प्लॉयमेंट में वो बच्चे को मानते हैं बच्चों की एज, ठीक है। हम यहाँ पर मानते हैं 5 से 14 साल की एज को, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, 5 से 14 साल की एज में, क्योंकि बिकॉज ऑफ, जैसे कोमल जी ने बताया कि 5 से 14 बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स बाय द फैमिली उसको काम करना पड़ता है। पर हमारे देश में ही ऐसे भी बच्चे हैं जो 25 साल तक काम नहीं करते। जी, आपको डेवलप्ड नेशंस में ऐसा नहीं मिलेगा। अगर 18 साल का बच्चा हो गया, ना उसको गवर्नमेंट ओन करेगी ना उसको फैमिली ओन करेगी, वो जाएगा काम करेगा, अगर पढ़ना भी है उसको तो पढ़ेगा। तो ये आपने जो तर्क दिया, एटीट्यूड, इससे सरकार कहीं दोषी नहीं है, मतलब ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए समाज के लेवल पे भी, गवर्नमेंट के लेवल पे ही। कानून अकेला जो है, यहाँ पर बहुत कानून है, बहुत वायलेशन है, हर एक में वायलेशन है, चाइल्ड लेबर को तो छोड़ दो और भी हैं। तो इसको एक्सेप्टेंस कैसे बनाएं? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फैमिली ने भी डिसओन कर देते हैं बच्चे को। 18 साल के बाद कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 से 14 बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हर्ड वो काम कर रहा है जी, नहीं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 25-30 साल तक अफोर्ड किए जा रहे हैं, बच्चा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आता तो हूं आपके एक पास। 2 कारण होते हैं इसके। एक, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बच्चा करता है वो उसकी डेवलपमेंट के लिए खराब है। दूसरा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं होता है 10-12 साल है, वो हमारी ग्रोथ के लिए नेगेटिव काम कर रहा है। दोनों तरफ हो रहा है। और इस मामले में डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। अनु आनंद जी, आप लंबे समय से इस विषय पर लिखती रही हैं। ये जो बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर है, हमारे देश में एक बीमारी की तरह से बढ़ रहा है और एक अभिशाप बन के उभर रहा है। ये जो अभी तर्क आपने सुने स्वामी जी का, कोमल जी का और हर्षरंजन जी ने कहा, आप कहाँ देखती हैं जो बाल श्रम की स्थिति है भारत में? मैं साफ बाल मजदूरी को लेके जो बात कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें ये मान लेनी चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि हर प्रकार के धंधे में बच्चे की एज चाहे 14 नहीं 18 साल तक की उम्र तक के बच्चा, चाहे वो कोई भी उद्योग हो, खतरनाक गैर खतरनाक कोई भी प्रकार के उद्योग हो, उसमें बच्चों का काम करने पर पाबंदी बहुत ज़रूरी है, हर हालत में लगनी ही चाहिए। हमने बहुत कुर्बान जी बातें कर ली कि खतरनाक उद्योग ये है, ये अब 22 होंगे, 18 होंगे, 15 होंगे, ये सूची बनती है कि नहीं ये उद्योग आगा। इस पे बहुत हमने 1986 से लेके हम इन्हीं बहसों पे बात कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि हर बार फिगर्स जो है बढ़ती ही जा रही है, इतनी कम नहीं होती। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम अब फिर पीछे की ओर हटने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हम मौजूदा कानून जो संशोधित कानून के ऊपर भी आप बात करेंगे आ रहा है, उसमें हम फिर पीछे जा रहे हैं। हमने कहा अब हम कह रहे हैं कि कानून में संशोधन होगा और इसमें जो है 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार के उद्योग में काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो पारिवारिक जो भी फैमिली जो भी ऑक्यूपेशंस होंगे उस पे वो काम कर सकेंगे। मुझे लगता है कि ये हमें एक बहुत बड़ा बाल मजदूरी को लेके जो मुद्दा है, जैसे अग्निवेश जी ज़्यादा अच्छे से इस पे प्रकाश डाल सकती है कि बहुत बड़ा धक्का है हमारे इस जो पूरे कंसर्न को लेके इतने सालों से जो काम चल रहा था उस पर एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि ये समझना चाहिए
कि पारिवारिक उद्योगों के नाम पे जो चोर दरवाजे खुलेंगे या जिस तरीके से फैमिली उद्योग ही बताया जाएगा, जो भी कोई, आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये आपका ऑक्यूपेशन जो है पारिवारिक है या गैर पारिवारिक है? तो मतलब कहने का अभिप्राय है कि हम फिर पीछे की ओर जा रहे हैं। तो अब हमें सीधा सीधा एक रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। सीधा सीधा, बहुत सख्त शब्दों में मेरा कहना है कि कोई और बात नहीं, 18 साल तक की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको हर प्रकार के उद्योग से प्रतिबंध लगाना चाहिए। स्वामी जी, अभी आपने अनु आनंद जी को सुना, वो कह रही हैं कि बहुत ही ड्रास्टिक कदम उठाना पड़ेगा तभी इस पे अंकुश लग पाएगा, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि लगातार बहस उलझ करके इसी में रह जाती है कि क्या कानून बनना चाहिए, कैसा कानून बनना चाहिए और सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि बाल मजदूरी लगातार बढ़ रही है। हालांकि आंकड़े कह रहे हैं कि कुछ कम हो रही है, लेकिन मुझे तो हर तरफ हर जगह बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैं हमारे तीनों साथियों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ जी। अनु आनंद जी ने जो बात कही, हरचरण सिंह जी ने, कोमल जी ने जो बात की, हम सब की पूरी प्रबल एक कोशिश है, मांग है, संघर्ष है हमारा कि 18 वर्ष तक शिक्षा का मौलिक अधिकार, जी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, पूरी सरकार की इच्छा शक्ति, समाज की इच्छा शक्ति और सभी धर्मों के धर्माचार्यों की इच्छा शक्ति। और क्यों नहीं लागू कर सकते हम इस बात को? ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस दिन आप फ्री कंपलसरी एजुकेशन 18 वर्ष तक लागू करेंगे और वो ईमानदारी से लागू और समानता के आधार पर लागू होगा, में गरीब अमीर का भेदभाव नहीं हो, ऊंची जात छोटी जात का, बेटा बेटी का भेदभाव ना हो, मुझे लगता है तब जीडीपी हमारी एकदम तेज गति से आगे बढ़ेगी। मगर स्वामी जी, तर्क ये दिया जाता है कि जब 2 जून की रोटी नहीं है 80% जनता के पास में, तो वो बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजेगा परिवार या अपनी 2 जून की रोटी का इंतजाम कराने की कोशिश करेगा? मैं कह रहा हूँ बच्चों को 2 जून की रोटी दीजिए, कपड़ा दीजिए, किताब दीजिए, खेलने का सामान दीजिए, सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके पहले शिक्षा शिक्षा शिक्षा, इस बात के ऊपर पूरा राष्ट्र जोर देगा। जो रशिया ने किया, जो चाइना ने किया, जो श्रीलंका ने किया, जो तमाम देश जो हमसे आगे निकले हैं, उन्होंने केवल और केवल इस शिक्षा के बल पर अपनी अगुवाई की है। ये मुंह बोलती तस्वीर है सारी दुनिया के सामने। हम क्यों पिछड़ रहे हैं? हम गांधी के देश में, हम विवेकानंद के देश में, महर्षि दयानंद के देश में। महर्षि दयानंद ने 1875 में ये लिखा सत्यार प्रकाश में कि पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चे, चाहे राजकुमार हों या राजकुमारी अथवा दरिद्र की संतान, सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन मिलने चाहिए। कितनी बड़ी बात कही, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। ये हमारा की नोट होना चाहिए पूरे डेवलपमेंट का, तब जाकर के कोई बात बदलेगी और गरीबी भी तब मिटेगी। वरना ये जो बैसाखियां लगा रखी हैं रिजर्वेशन की, इनसे ज़्यादा दिनों तक गरीबी नहीं मिटने वाली। ठीक है, कोमल गनोत्रा जी, क्या आप सहमत हैं कि स्वामी जी जो कह रहे हैं कि शिक्षा देने से ये, हालांकि कहा यह जाता है कि शिक्षा जो है वो कुंजी होती है हर बीमारी की का इलाज करने के लिए, लेकिन ऐसे देश, हमारे देश में, कि जहाँ 60% लोग, 40 से 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हों, 80% जनता के पास में 2 वक्त का खाना ना हो, वैसे में हम कैसे उम्मीद करेंगे इस आदर्श स्थिति की? आपने एक पहलू बताया हमारे देश का, दूसरा पहलू भी देखिए ना जी। हम कहाँ जा रहे हैं इंटरनेशनली? हम कह रहे हैं हम डेवलपिंग नेशंस में बहुत आगे हैं, हम कह रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय, हमारा ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, हम हर तरह से अपने आप को, हम दूसरे देशों को मदद कर रहे हैं आर्थिक रूप से। भारत एक अलग ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ पर है, हम इसको रियलाइज करें। तो अगर हमारे यहाँ गरीबी है तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ गरीबी है तो इतनी सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, उन परिवारों को हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ बच्चे मेरे यहाँ काम कर रहे हैं तो वो 1 करोड़ बच्चों की जगह 1 करोड़ एडल्ट्स काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये लोग हटेंगे तो अपने आप उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि मेरे यहाँ गरीबी है इसीलिए मेरा बच्चा काम करे। ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि अगर कोई गरीब है तो हम उस मुद्दे को लेके बच्चे का काम करना जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये पढ़े लिखे लोग और हम लोग जिस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, आई थिंक हम भी इक्वली दोषी हैं जी। और एक दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि 1.25 करोड़ का तो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई गैर सरकारी संगठन कह रहे हैं कि ये जो भारत में बाल श्रम की स्थिति है, जो आंकड़े हैं वो 5-6 करोड़ से ज़्यादा है। क्या आप इससे सहमत? मैं कह नहीं सकती, संभावना है कि ये 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़े आज की स्थिति में ये कह रहे हैं।
देखिए, ये जब सेंसस होता है तो हर फैमिली में काउंट किया जाता है, लेकिन बहुत बच्चे हैं जो छोटे समय के लिए काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और हमको लगता है कि बहुत सारा चाइल्ड लेबर ऐसा है जो इनविजिबल है। घरों के अंदर जो बच्चे काम कर रहे हैं, सेंसस के समय शायद हम उन बच्चों को काउंट कर पाते हैं, कितना काउंट कर पाते हैं। तो मैं एक अथॉरिटी नहीं हूँ कि बता सकूँ कि भैया डेटा सच में बहुत ज़्यादा होगा, पर हाँ, हमारे एक्सपीरियंस है गांवों में जो हम काम करते हैं, हमको इससे बहुत अधिक बच्चे काम करते हुए दिखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप मैं बताना चाहता हूँ, जो स्कूल बच्चे ड्रॉप आउट हैं जी, वो फिगर ले लीजिए। वो जब स्कूल छोड़ दिए पढ़ाई उन्होंने और 8वीं 10वीं तक, तो उसके बाद कर क्या रहे हैं वो, स्वाभाविक है वही आंकड़े आपको 5-6 करोड़ तक ले जाएंगे अपने आप ये भी समझिए 1 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ 5 से 14 साल का है। जैसे ही आप 18 साल का आंकड़ा देखेंगे तो वो 23 वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका क्या अनुभव है श्रम मंत्रालय में काम करते हुए? क्योंकि श्रम मंत्रालय का ये भी काम है देखना इस देश में कि इस देश में मजदूरों की स्थिति क्या है, और उसमें बाल मजदूरी ना हो, तो कहाँ मंत्रालय या सरकार विफल हो रहा है? मैं मंत्रालय में मिनी वेजेज एक्ट भी देखता रहा हूँ। मैं स्वामी जी से बिल्कुल सहमत हूँ भाई, अगर मिनी वेज किसी को वर्कर को नहीं मिलती है तो ही शुड बी ट्रीटेड एज बॉन्डेड लेबर। वो बॉन्डेड लेबर ट्रीट होना चाहिए। चाइल्ड तो पक्का ही होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाइल्ड के हमारी जो एक एजुकेशन के जो स्वामी जी ने बताया, एजुकेशन के साथ साथ जो जब हम डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एजुकेशन और हेल्थ पे बढ़ना चाहिए ज़्यादा। एजुकेशन पे भी उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, ना ही हेल्थ पे बढ़ रहा है। हमारा बढ़ रहा है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर, जैसे और बहुत स्कीमें हैं हमारी, उसको फोकस नहीं कर रहे हैं हम भी। हम किस में करें, हम थोड़ा सभी जगह कर रहे हैं। हमें फोकस करना पड़ेगा, हमें हेल्थ और एजुकेशन ही देखना है। बाकी आप में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, पर एनफोर्समेंट पे जो इन्वेस्टमेंट है इस कानून के एनफोर्समेंट में, जिस तरह का अभी एनफोर्समेंट की स्थिति है, आई थिंक उसको बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अनु जी, मैं खाली मेरा मानना है कि खाली कानून ही किसी भी चीज का बदलाव लाने में के लिए सक्षम नहीं है। मैं वही आपसे सवाल करने वाला था कि देखिए, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल हो गया। अब बात ये हो रही है कि इसको कंपलसरी बनाया जाए, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से जिनके बच्चे काम करते हैं और उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उनका जवाब ये होता है कि साहब हमारे माँ बाप हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम जाएं, क्योंकि हम अगर नहीं कमा करके लाएंगे तो उन्हें खिलाएंगे क्या। ये एक आम परसेप्शन बन गया है। ऐसे में हम लगातार ये बहस कर रहे हैं कि भाई शिक्षा के ज़रिए से या सामाजिक चेतना से या जागरूकता से हम क्या इस बीमारी पर अंकुश लगा पाएंगे? नहीं, खाली सिर्फ अगर कोई कहिए किसी भी इसका इलाज सिर्फ कानून नहीं है, सिर्फ सामाजिक चेतना नहीं। मुझे लगता है कि हर तरफ से मिलके सामाजिक चेतना भी बहुत ज़रूरी है, शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और कानून भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में कानूनों की जो स्थिति है ना, उसको देख के हमें बहुत संशय पैदा होता है कि क्या कोई भी कानून, ये संशोधित कानून भी अगर आया तो ये क्या जो हमें एक्सपेक्टेशंस है वो हमारी पूरी हो पाएंगी। क्योंकि आपको याद होगा कि 2006 में एक संशोधन बहुत ज़बरदस्त आया था और बहुत कवरेज, बहुत हल्ला हुआ था, जिसमें कहा था कि घरों में काम करने वाले बच्चे या ढाबों में काम करने वाले जितने रामू भोलू, सभी के ऊपर बहुत स्टोरीज भी हुई थी, मीडिया में भी हुई थी और एक्टिविस्ट में भी इसका बहुत स्वागत किया था। लेकिन आप ही आज बताइए, आज हम फिर उस कानून में संशोधित लाके एक ऐसी भी खिड़की खोल रहे हैं जिसमें लग रहा है कि मुझे फिर उस कानून के जरिए भी, ये कानून का जो प्रावधान है वो ये भी कहेगा कि इसमें फिर से उनकी बढ़ने की आशंका ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कानून खाली ही किसी भी उसका हथियार नहीं है, किसी भी चीज़ को रोकने का या प्रतिबंध ही रोकना नहीं। इसके साथ साथ शिक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर हम किसी भी प्रकार के उद्योग में काम करने की इजाज़त देते हैं तो उसका असर, आप मैं बता रही हूँ, स्कूलों के ड्रॉप आउट रेट्स पे भी पड़ेगा। अब कुछ छोटा सा उदाहरण, जो सवाल आप दे रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से कुछ हम मीडिया को ऐसे स्लम्स में दिल्ली में जहाँ बच्चे काम करते हैं लिखे गए, और जो आपने कहा बच्चों ने वही कहा कि हमारे माँ बाप हमें कहते हैं काम करो, इसीलिए हम काम करते हैं, हमारे पास पढ़ने का ऑप्शन नहीं है, हमें काम करना अच्छा नहीं लगता। उन्हीं पेरेंट्स के पास भी हम गए कि क्यों आपको लगता है कि आप काम करते हैं। और ये सवाल मैंने नहीं, मीडिया उनसे पूछ रही थी, सिर्फ मेरे साथी वहाँ पर थे, और उनका जवाब ये था, मैक्सिमम पॉपुलेशन इन स्लम्स में रहती है वो माइग्रेंट है, उनको कोई भी अधिकार नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास रहने का अधिकार नहीं है, उनके पास, इसीलिए उनको जो नौकरियां मिलती है उनमें कोई
मिनिमम वेज नहीं मिलता, तो जहां वो काम करते हैं वहां वो एक्सप्लॉइट होते हैं। अगर उनको मिनिमम वेज मिले, अगर नहीं, तो वो परिवार बच्चों से काम कराने के बारे में मुझे क्या कहते बताइए हैं? ना, अगर परिवार के 2 सदस्य माँ और बाप दोनों काम कर रहे हैं और दोनों को न्यूनतम अगर वेज मिल रहा है, तो किसी परिवार में बच्चे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आर्ग्यूमेंट अगर आप ले लें। जी स्वामी जी, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और अब मैं आपसे फाइनल कमेंट, आपकी अंतिम टिप्पणी चाहूँगा कि इस अभिशाप से हमें किस तरह से मुक्ति मिल सकती है। एक तो मैं आपसे कहूँगा, राज्यसभा टीवी से कहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो आप एक बहस कराने के लिए हमको इकट्ठा कर दिए, कोई औपचारिकता है क्या? नहीं, हमने कई नहीं, प्रोग्राम भी किए देखिए आपको ये मुद्दा लगातार उठाना पड़ेगा। लगातार उठा रहे हैं। इस देश के लिए इससे बड़ा मुद्दा कोई हो नहीं सकता। जिस देश में करोड़ों करोड़ों मासूम बच्चे गुलामी की जंजीरों में सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उस देश में सारा काम बंद हो जाना चाहिए। केवल पार्लियामेंट का विशेष अधिवेशन इसी बात पे होना चाहिए कि ये लानत और ये कलंक का धब्बा भारत माँ के माथे पर क्यों लगा है, क्यों नहीं मिटा सकते हम। 5 लाख करोड़ का टैक्स एग्जेम्पशन देती है सरकार उद्योगपतियों को, 5 से 7 लाख करोड़ रुपया एनपीटी का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बना हुआ बैंकों के पास। सारे धन दौलत को इकट्ठा किया जाए। हमारे मंदिरों में, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कई लाख करोड़ का सोना और हीरा चांदी निकला है, क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं? मंदिरों को और ये सारे गिरजाघरों को, गुरुद्वारों को स्कूलों में बदल दें हम, और सबको दोपहर का बढ़िया खाना मिले, तो बड़ा आप कपड़ा मिले। क्रांतिकारी बात कर रहे हैं जो होती हुई संभव दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं? स्वामी इच्छा शक्ति व्यावहारिकता की जरूरत है। जी, इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा काम होगा। जैसे अनु जी कह रही हैं कि वो जो पहले का कानून बना है, ये हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी फटाफट। अरे देश में कोई विचार तो कीजिए। हम लोग जो लड़ रहे हैं, हमसे पूछते तक नहीं। वो मोदी जी को चाहिए कि पहले हम लोगों से पूछे कि भाई ये फैमिली ऑक्यूपेशन के नाम पर क्या हम इसको अलाउ कर दें? क्या वो अपने बच्चों को अलाउ करेंगे? कोई मिनिस्टर करेगा, कोई कलेक्टर करेगा, कोई अफसर करेगा? वो तो करेंगे नहीं। और इनको कहेंगे कि गरीब हैं, अच्छा भाई स्कूल से आते ही बस्ता रखो और जाओ मजदूरी करने के लिए। मजदूरी का कारण सिर्फ गरीबी नहीं है। हाँ, ये बहुत बार बहसें इस पे बहुत सारी है, उसके बहुत तर्क भी दिए जा चुके। इसलिए मेरा मानना है कि खाली मजदूरी, बाल मजदूरी को गरीबी के साथ जोड़ना गलत होगा। क्योंकि एक ही बात सिर्फ एक लाइन में कहूँगी कि अगर 2011 की हम फिगर देखें तो शहरी क्षेत्रों में 53% जो बाल मजदूरी वो बड़ी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि गरीबी खाली कारण नहीं है। तो इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी, इसके कारणों को तलाशना, और खाली कानून से ही नहीं, कानून के साथ साथ सामाजिक चेतना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से मुझे लगता है कानून को सख्त बनाना और सामाजिक चेतना पैदा करना, इसके थ्रू ही हम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ इनके, अनु जी के आगे थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने 5 और 14 से 18 और इनके जो एक्ट में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं चाइल्ड लेबर एक्ट में, तो उसको मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ कि 5 से 14 आप ठीक है, आप नो वर्क फॉर चाइल्ड, ठीक है। 14 से 18 अगर आप फैमिली बिजनेस में भी रखना, फैमिली ऑक्यूपेशन में भी उसको ट्रेन करना चाहते हैं, तो उसको ट्रेनिंग पीरियड कहिए, आप उसको स्किल डेवलपमेंट कहिए, आप उसको और कुछ कहिए। तो आप उसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला है। हम चाहते हैं कि इस विषय पे और ज़्यादा चर्चा करें, लेकिन 14 यहाँ हमें कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरचरण सिंह जी आपका, कोमल जी आपका, अनु आनंद जी और स्वामी अग्निवेश जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए और हमारे स्टूडियो आने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले वर्ष जब ये हम बाल श्रम निषेध दिवस मना रहे होंगे 12 जून को, तो तब देश में बाल श्रम की स्थिति कुछ बेहतर होगी, बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा और उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। तर्कश में आज हमारे साथ हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी साहब। क्या एजेंडा है अरुणाचल को लेकर? अरुणाचल में हम लोग